वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल आस्क एजुकेशन। देखिए एफआईआर लिखा हुआ है। एफआईआर का मीन्स क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसमें पुलिस वालों को प्रथम सूचना दी जाती है और जहां पे ये सूचना नोट डाउन की जाती है उसे एफआईआर रजिस्टर बोला जाता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए एफआईआर आप दर्ज करा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपराध हुआ है, जिस वजह से आप क्या है कि संबंधित थाना क्षेत्र में गए हैं। ये बातें बेसिक सी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे अपराध को दो कैटेगरी में बांटा गया है। टू यहाँ पार्ट में जो आपका ये क्राइम हुआ है इसे बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है? संज्ञेय अपराध मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के दोषी को गिरफ्तार कर सकती है, संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं? असंज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के किसी भी दोषी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अपेक्षाकृत कम गंभीर मामले होते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपको संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में डीप स्टडी कराया जाए तो कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट कर बताइए, इसकी मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी। देखिए नॉर्मली होता क्या है, यदि कहीं पर संज्ञेय मामला हुआ है, संगीन मामला हुआ है, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो डायरेक्टली इसकी सूचना हमें संबंधित थाने क्षेत्र को देनी चाहिए। यदि संबंधित थाने क्षेत्र को हम सूचना नहीं दे पा रहे हैं तो जो भी वहां का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, जो भी आसपास का पुलिस का एरिया होगा, वहां पर हम जाएंगे, वहां पर शिकायत दर्ज कराएंगे और पुलिस वाले करते क्या है, इसे अपने एफआईआर रजिस्टर में नोट डाउन करते हैं सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग, जहां पे सीआरपीसी 1973 सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग इस शिकायत को दर्ज कराया जाता है या फिर इस शिकायत को दर्ज किया जाता है। ओके, ये तो बात हुई आपकी यहाँ पे। लेकिन कभी कभी पुलिस वाले करते क्या है कि जो आपके संगीन मामले होते हैं उनको ये यह बोलकर टाल देते हैं कि यह मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पुलिस वाले इस तरीके का बातों को नहीं रख सकते हैं। ये उनके पास पावर ऑफ अथॉरिटी नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन में इन बातों को कहीं भी नहीं बताया गया है। जो भी आसपास का एरिया होता है वहां पे एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है, उन्हें करना ही होगा। इसके लिए दूसरा प्रावधान है। प्रावधान क्या है कि जब भी आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाते हैं वहां पे आपकी एफआईआर को दर्ज कराया जाता है और इस प्रकार की एफआईआर जो आसपास के संबंधित क्षेत्र की ना हो, दूर दराज इलाके की हो, उसे जीरो एफआईआर बोला जाता है और वहां से इसे संबंधित क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाता है, रेफर किया जाता है। तो बात यहाँ पे स्पष्ट हो गई। जीरो एफआईआर क्या होता है? ये अदर पुलिस स्टेशन में यहाँ पे आपकी शिकायत को दर्ज किया जाता है। ओके, ये तो बात हो गई आपकी यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने की संगीन मामलों में। लेकिन ये तो वही करा सकता है जिसे जानकारी है, बट जिसे इन सेक्शंस की जानकारी नहीं है वो क्या करे? तो उस बात की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। सेक्शन 54 एंड 155 में नॉर्मल पीपल इस बात को जान सकता है, समझ सकता है कि क्या करना है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाता है और वो अपनी शिकायत को दर्ज कराता है। ठीक है, जो भी उसकी शिकायत है वो उसे दर्ज कराता है कहाँ? एफआईआर रजिस्टर में। तो जब पुलिस वालों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि मामला संगीन है अथवा असंगीन है, गंभीर किस्म का मामला है या गंभीर किस्म का मामला नहीं है, तो इस कंडीशन में किया क्या जाता है? इसे रेफर किया जाता है सीआरपीसी 1973 शेड्यूल 01 को इसे रेफर किया जाता है और इस सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस बात की जानकारी स्पष्ट तौर पर मिल जाती है कि अपराध क्या है, अपराध कौन सा है, इस अपराध में किस तरीके की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सीआरपी 1973 शेड्यूल 01 में हमें यह पता चल जाता है कि अपराध को किस तरीके से हैंडल करना है। ओके,
जब यहाँ पे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अपराध कौन सा है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे यह बात स्पष्ट होती है कि जो अपराध है वो असंज्ञेय प्रकृति का अपराध है, तो किया क्या जाता है, इस तरीके के अपराध को एनसीआर रजिस्टर में नोट डाउन किया जाता है। जी हाँ, इस प्रकार के रजिस्टर को एनसीआर रजिस्टर में नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, पुलिस वालों के पास दो प्रकार के रजिस्टर होते हैं, एफआईआर रजिस्टर और एनसीआर रजिस्टर। ठीक है, एफआईआर रजिस्टर में संगीन मामलों को दर्ज कराया जाता है और एनसीआर रजिस्टर में यहाँ पे जो आपके असंज्ञेय मामले होते हैं उनको दर्ज कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो आपके असंज्ञेय प्रकृति के मामले होते हैं उनका निपटारा यहाँ पे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी में किया जाता है। आप कोर्ट में जाइए, यहाँ पे इन मामलों का निपटारा किया जाता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट में इन बातों को बताया, ये इनके द्वारा इन मामलों को निपटाया जाता है। इस बात की जानकारी आपको कौन देगा, जहाँ पे आप अपने ये एफआईआर को दर्ज कराने गए हैं, यहाँ पे इस बात की जानकारी आपको उन पुलिस कर्मचारियों द्वारा दी जानी चाहिए। ये उनका ये तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आपको ये सारी जानकारी नहीं मालूम, यदि मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे जा सकते हैं और अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, जहाँ पे आपके मामले का निपटारा किया जाएगा। ओके, तो आप इस बात की जो ये परिभाषा होती है, ये परिभाषा हमें कहाँ से मिलती है, सेक्शन 2D सीआरपीसी 1973 में इस बात की परिभाषा हमें यहाँ से मिल जाती है, जिसे परिवाद, कॉम्प्लेन अथवा शिकायत बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं, शिकायत को दर्ज कराने के तरीके होते हैं, है ना। जब भी हम कहीं अपनी शिकायत करते हैं तो शिकायत को करने के या दर्ज कराने के तरीके होते हैं। तरीके क्या हैं, तरीके सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो आप बोलकर अपनी शिकायत दर्ज करा लें, या तो आप लिखित तौर पर अपनी शिकायत को दर्ज करा लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको पहला एक बताती हूँ कि यदि आपने अपनी शिकायत को बोलकर दर्ज कराया है, ठीक है, आप अपनी शिकायत को बोलकर दर्ज कराते हैं, तो क्या होगा, आपकी शिकायत को एफआईआर रजिस्टर में नोट डाउन किया जाएगा। जब वहां पे नोट डाउन किया जाएगा, उसके पहले आपको वो पढ़कर, ठीक है, जिस भी कर्मचारी ने आपकी शिकायत को दर्ज किया है वो पढ़कर आपको सुनाएगा। क्या शिकायत हूबहू वही है जिस तरीके की शिकायत आप चाह रहे थे। यदि शिकायत वही है जैसा कि आप चाह रहे थे, जैसा आपने बोला है, वही बातें वहां पे लिखी गई हैं, तो आप नीचे साइन कर देंगे। यदि आप इस बात से एक तरीके से संतुष्ट नहीं हैं, आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, आप उस शिकायत को अमान्य भी कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे आपको पूरा समरी लिखा जाएगा जो भी आपकी शिकायत होगी, और शिकायत करने के बाद जो भी आपकी एफआईआर लिखी जाएगी उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी। इस बात की जानकारी सेक्शन 154 में हमें मिलती है। ठीक है, और हाँ, जब भी आपकी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तो अपराध क्या हुआ है, ठीक है, आईपीसी, ठीक है, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड क्या है, यह अपराध की परिभाषा हमें बताता है। ठीक है, तो इंडियन पिनल कोड के किस सेक्शन को वहां पे लगाया गया है, इस बात का उल्लेख भी आपके एफआईआर में होना चाहिए। यदि आईपीसी के सेक्शन नहीं लिखे गए और आपको यूं ही कोई कागज थमा दिया गया है नॉर्मली उसका सील मोहर करके, तो आप यह बात समझ जाइए कि आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है ये भी बता देती हूँ। हाँ, यदि आप लिखित तौर पर अपनी एफआईआर लिख रहे हैं, बोलकर नहीं करवा रहे हैं, तो जो भी आपकी शिकायत है आप उसका समरी थाना क्षेत्र में जाएं, उसे जमा कर दें। तो आप 2-3 बातें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपकी साइन अनिवार्य है, एफआईआर के नीचे आपकी साइन अनिवार्य है, आईपीसी के सेक्शन भी यहाँ पे अनिवार्य है। विशेष तौर पर आईपीसी के सेक्शन आपको देखने होंगे, आपको जानकारी नहीं है तो आप इतना देख सकते हैं। अदरवाइज यदि आईपीसी सेक्शन नहीं है तो बात स्पष्ट है, आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई है। ओके, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई है तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपकी यदि एफआईआर नहीं लिखी गई है तो सेक्शन 154 पैराग्राफ 2 के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, आपके संबंधित क्षेत्र के जो भी एसपी होंगे आप उनके पास जाइए, आपको पूरा का पूरा मामला उन्हें बताइए, आप बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। ठीक है, आपको जाना होगा,
यदि आप गलत नहीं है तो आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव करिए, ठीक है। यदि आप जाते हैं, आप रिलेटेड एसपी के पास जाते हैं, आप उन्हें अपना पूरा मामला बताइए कि आपके साथ इस संबंधित थाने क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, तो इसके बाद का जो भी मामला होता है, जो भी देख रेख होगी, तो कानून यह कहता है कि जब मामला एसपी लेवल पर आ जाता है, उसके बाद आप अपनी समरी यहाँ पे लिखित तौर पर जमा कर देंगे एसपी के पास। उसके बाद एसपी साहब क्या करेंगे, इस मामले का निपटारा करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल में यदि किसी प्रकार से आप निर्दोष पाए जाते हैं तो आप पे किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं लगाया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा, आपको फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए एसपी भी आपकी शिकायत को नहीं लिखते, लेकिन हालांकि ये मानना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एसपी लेवल तक आपका जाना एक तरीके से बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एसपी के बाद यदि कोई जा रहा है तो एसपी लेवल पे जो व्यक्ति बैठे होते हैं काफी समझदार होते हैं, उन्हें कानून की जानकारी होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी शिकायत को ना दर्ज करें, बट मे बी यदि ऐसी कंडीशन बनती है कि एसपी के पास जाने के बाद भी आपकी शिकायत को दर्ज नहीं कराया जा सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कोर्ट जाइए, जहां पे जज साहब सेक्शन 156 के अकॉर्डिंग जो भी आपका एक तरीके से आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, वह उसे स्वयं लिख लेंगे, अपने रजिस्टर में वह स्वयं लिख लेंगे और आपके संबंधित क्षेत्र को वो उसे वहां पे भेज देंगे और वो स्वयं यह बोलेंगे कि आप इसे अपने एफआईआर रजिस्टर में नोट डाउन करिए, ठीक है। ये हुआ। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जहां पे आप सीआरपीसी सेक्शन 482 के अकॉर्डिंग अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहीं पे, ठीक है, आप कोर्ट में चाहें तो पुलिस के बिहाफ में 166A सेक्शन के अकॉर्डिंग केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आप 500 सेक्शन 500 के तहत आप मानहानि का दावा भी ठोक सकते हैं, ठीक है। बात स्पष्ट हुई। आपको क्या करना है यदि एफआईआर नहीं होती तो, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ कि कभी कभार होता क्या है कि हमारे खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट करते होंगे कि आप अग्रिम जमानत ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूँ कि आपको अग्रिम जमानत किसी भी कंडीशन में नहीं लेना है। यदि किसी ने आपके खिलाफ फर्जी एफआईआर कर दी है तो आप अग्रिम जमानत ना लीजिए, आप अपने मामले को कोर्ट तक जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह बात स्पष्ट रूप में लिखी गई है कि यदि आपको बंदी बनाकर ले जाया जाता है, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो किसी भी पुलिस वाले के पास यह अधिकार नहीं है कि 24 घंटे से ज्यादा, ओके, 24 घंटे से ज्यादा आपको थाना में रखे। ये किसी भी पुलिस वाले के पास पावर ऑफ अथॉरिटी नहीं है, ये अधिकार नहीं है। मामले को 24 घंटे के अंदर दोषी को कोर्ट में पेश कराया जाना अनिवार्य है। संविधान के तहत, आईपीसी के तहत इसे कोर्ट में पेश कराया जाना अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप कानून का साथ दे रहे हैं, आप पुलिस वालों को बता रहे हैं, सारी कंडीशंस भी बता रहे हैं, तो आपके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं की जा सकती है। मारपीट किस कंडीशन में होगी, या तो आप जेल तोड़कर भागना चाहें, या तो आप उन्हें आप जो भी अपराध हुआ है उसे छुपाने की कोशिश करें, तब आपके खिलाफ मारपीट हो सकती है। लेकिन अदरवाइज आपके खिलाफ मारपीट नहीं हो सकती। यदि आपके खिलाफ मारपीट होती है तो उसके बिहाफ में भी आपके पास क्या होते हैं, कुछ पावर होते हैं। वो पावर क्या है, जो यहाँ पे आईपीसी के सेक्शन 32 में 5 रिट बताए हुए हैं, 5 रिट बताए हुए हैं, जिसमें पहला रिट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें जो बंदी है, जो दोषी है, वो इस एक तरीके से रिट का उपयोग करके पुलिस वालों के खिलाफ भी अपने जो पक्ष है कोर्ट में रख सकता है। ये बात यहाँ पे थोड़ा डीप लेवल की हो जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि यदि आप छात्र हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करा देता है और आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसके लिए आप
आपको क्या करना होगा, आप घबराइए बिल्कुल नहीं। यदि आप उसकी कंडीशन क्या होती है, दो कंडीशन होती हैं। यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, ठीक है। यदि आप फॉर्म फिल कर दिए हैं तो ज्वाइनिंग के पहले आपको एक एफिडेविट देना होता है, और जब तक मामला कोर्ट में चलता है तो आपकी जॉब में किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल करते टाइम एक ऑप्शन आता है, आप उस ऑप्शन में बातों को स्पष्ट रूप में लिखिए, जिससे भी आपके नौकरी में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब तक मामला आपका कोर्ट में चलता है। दूसरी कंडीशन, यदि आप ऑन द जॉब है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपके खिलाफ किसी ने एफआईआर दर्ज करा दी है, मामला कोर्ट में चल रहा है, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपको सस्पेंड कर दिया जा सकता है, ठीक है, या सस्पेंड आप हो सकते हो जिसमें आपको हाफ पेमेंट मिलती है। और जब तक मामला कोर्ट में चलता है तो आपके जॉब में किसी विशेष प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यदि आप बाइज्जत बरी होते हो तो आप अपनी दोबारा उस जॉब को अचीव कर सकते हो या पा सकते हो, कंटिन्यूअस वो चलता ही रहेगा। ओके, आई थिंक आपका ये मैटर क्लियर हुआ। आप आईपीसी या सीआरपीसी से रिलेटेड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए भी आपकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।